जी। आज का भाई हमारा टॉपिक है फूड कंपोजिशन टेबल्स और फूड कंपोजिशन डेटाबेसेस। और फर्क सिर्फ ये है कि जो टेबल्स हैं ये जरा पुराना तरीका कह लें कि जिसमें इनको बुकिश फॉर्म में जो है वो पब्लिश किया जाता है। और मॉडर्न अगर हम बात करें, जब से ये इंटरनेट जो है वो ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी हुई है, एक्सेसिबिलिटी हुई है, तो अब डेटाबेसेस जो हैं वो ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हैं। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी कमोडिटी को जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम ज़्यादा करके भी आप वैल्यूज़ जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स की ले सकते हैं। जबकि फूड कंपोजिशन टेबल्स जो हैं मोस्टली ग्राम पर 100 ग्राम या मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से आपको कमोडिटीज़ की जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक बड़ा वाइटल टॉपिक है और इसका डाइटेटिक्स जो आपका डिसिप्लिन है उसके अंदर देखा जाए तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ बनती है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले आपने उसका अपना जो है वो न्यूट्रिशनल एनालिसिस करना है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है, जिसमें आप उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक जो मेजर्स हैं उनके हिसाब से, बायोकेमिकल प्रोफाइल के हिसाब से और डाइटरी हिस्ट्री की जो है ना वो चीज़ें ज़हन में रखते हुए आप उसका असेसमेंट करेंगे। और असेसमेंट के बाद डेफ़िनेटली आपने कुछ डाइटरी मॉडिफ़िकेशन, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जो है वो सजेस्ट करनी होंगी। और जब डाइटरी मॉडिफ़िकेशन की बात की जाती है तो फिर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें न्यूट्रिएंट्स का जो है ना वो पता होना चाहिए कि कौन-सी फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं और जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में वो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर इंटरेस्टेड टू गेन मोर वेट, तो फिर हमें पता है कि भाई प्रोटीन का इसमें क्या रोल है और प्रोटीन के रिच सोर्सेज कौन से हैं और किस सोर्स में कितनी प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है। फिर ये क्या प्लांट प्रोटीन बेहतर रहेगी या एनिमल सोर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस बंदे की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसकी जो इनकम का सोर्स है, उसकी जो रेडीनेस है टू अडॉप्ट द चेंजेस और जो उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो आपने देखते हुए उसको जो है वो फूड उसका जो इनटेक है उसको कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट करनी होगी। तो नॉर्मल डाइट में बेसिकली मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। तो बस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हम खाते तो उनको डेली बेसिस पे हैं, लेकिन हमें ये आइडिया ही नहीं है कि ये हमें क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है? तो इन जनरल अपने लिए बात की जाए तो आपको हेल्पफुल है और अगर किसी और इंडिविजुअल के लिए आप मील प्लानिंग करना चाहते हैं, तो जब भी डिफरेंट फूड आइटम्स का ज़िक्र आएगा, वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। These are the class agreements that we are present, we are actively listening, and we will treat each other with respect. We will take care of ourselves and our personal experiences will stay here. And lastly, we will promote an atmosphere for learning. इसका जो प्रोसेस होगा ये था कि लेक्चर जो है वो 2 बार मैं इस सेशन को ज्वाइन करूंगा और इसमें जहाँ पे भी ये सेशन ब्रेक होगा उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली जो है वो ज्वाइन कर लेना है। अटेंडेंस जो है वो आप हस्बे रवायत जो है वो अपनी अटेंडेंस ज्वाइन करते ही इसको मार्क कर लिया करें चैट बॉक्स में जाके। बाद में मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भाई सर वी वर प्रेजेंट लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं है। तो मैं किसी को चुन-चुन के नहीं निकालता इसमें से। तो जो चैट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ एंटर हो जाता है उसी हिसाब से मैं आपके साथ अटेंडेंस जो है वो शेयर कर देता होता हूँ। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें, तो आप काइंडली नोट कर लीजिएगा जो भी आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स हैं और लास्ट पे जो है ना मैं कुछ मिनट्स आपको इस पर्पज़ के लिए दूँगा कि हम एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें। व्हाट आर द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स? अगर हम आज के टॉपिक के हवाले से देखें, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी मस्ट be able to explain the importance of food composition tables and databases in daily life and its utilization for meal and menu planning. And what are the objective of meal and menu planning? We want optimal health, and in case of some health issues,
वी आर इंटरेस्टेड टू मैनेज दीज इश्यूज थ्रू डाइटरी अप्रोचेस। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमें हमारा अवेयरनेस लेवल जो है वो इतना बढ़ जाए कि हम अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कर सकें बाय मॉडिफाइंग दी डाइट्स। और इन केस के अगर कोई किसी को हेल्थ इशू जो है वो अब लाइफ लॉन्ग इशू जो है वो उसके साथ चल रहा है, तो उसमें हम क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करें कि उसकी जो कंडीशन है वो मजीद वर्स ना हो, उसकी माइजरीज में इजाफा नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है वो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द डिजायरेबल डाइटरी पैटर्न ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन एज सजेस्टेड बाय एफएओ, यानी क्या क्या न्यूट्रिएंट्स कैलोरीज का इनटेक जो है ना वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना चाहिए। इसमें डाटा हमारे पास कुछ ऑब्सोलीट है मेरे हिसाब से, अब जो है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन जो भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। और दरमियान में मैं आपको एक दो डेटाबेस जो है ना उसको एक्सप्लोर करके भी दिखाऊंगा, ताकि प्रैक्टिकली जब आपको जरूरत पड़े तो आप उनको यूटिलाइज कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की, जो है कि फूड कंपोजिशन टेबल्स या फूड डेटाबेसेस जो हैं इनकी वर्थ क्या है, इनमें से हमें क्या मिलता है। तो दीज बेसिकली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड फूड्स। तो बेसिक दो इसमें से हमें चीजें मिलती हैं, एक एनर्जी कंटेंट, और किसी भी लेबल को अगर आप फूड कंपोजिशन का फैक्ट्स देखें, फूड लेबल देखें किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट जिसको हम बोलते हैं वहां पे एनर्जी कंटेंट सबसे ऊपर लिखा होता है। इस एक सर्विंग के अंदर कितनी एनर्जी ये कंट्रीब्यूट करेगा, या एक कंटेनर के अंदर जाना वो कितनी एनर्जी अवेलेबल है। और सेकंड जो इसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो न्यूट्रिएंट्स की होती है। और न्यूट्रिएंट्स जो है ये मैक्रो और माइक्रो के हवाले से हम बात करते होते हैं, और हमें सबसे पहले जो है ना वो मैक्रो की तरफ आना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो बेसिकली एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं। और फिर माइक्रो जो है ना जो कि बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, मेंटेनेंस के जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स का जो है वो जिक्र जो है फिर किया जाता है। अब हम डिफरेंट कंट्रीज की अगर बात करें तो किसी कंट्री में एनर्जी कंटेंट तो ऑलमोस्ट सब ने दिया हुआ है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो वेरी करते हैं। तो ये एक बड़ा कॉस्टली कह लें कि प्रोजेक्ट है कि अगर हम जो भी हमारी लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, चाहे वो रॉ कमोडिटीज हैं चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनका हम एनर्जी प्रोफाइल और न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है ना उसको तैयार करें। तो इसमें काफी ज्यादा कास्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो मिनरल्स और विटामिन्स, और फिर वाइट फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और इसके साथ साथ अगर हम इसकी प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन की बात करें, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज के हवाले से देखा जाए तो ट्रांस फैट्स जो है वो एक हेल्थ इश्यूज जो है वो कंसिडर की जाती हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो डाइट के अंदर इसकी वैल्यू जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कितना। और फैट्स में अगर बात की जाए तो फैटी एसिड प्रोफाइल जो है वो बड़ी एसेंशियल है। तो अब सिर्फ फैट कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैट की डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, फैट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैटी एसिड जो हैं वो एक टिपिकल फैट के अंदर एग्जिस्ट किए करते हैं, और फिर सैचुरेटेड फैट्स का कितना प्रोपोर्शन है, ये भी बड़ा। तो टोटल क्वांटिटी के साथ साथ सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। तो इसीलिए अब आप किसी भी फूड कमोडिटी जो प्रोसेस्ड फूड है उसका न्यूट्रिशन फैक्ट का जो लेबल है उसको अगर आप देखें, पैनल देखें, तो वहां पे आपको ये भी लिखा मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने, और साथ ये भी लिखा होता है कि एडेड शुगर कितनी है, ऑफ विच शुगर इज। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका ज्यादा कंसर्न है उनको अलहदा करके लिखा जाता है। और इसी तरह फैट जहां पे लिखी होती है तो ये साथ जरूर लिखा होता है कि द शेयर ऑफ सैचुरेटेड फैट इज। और फैट के साथ ही फिर ट्रांस फैट का इशू है
ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। और एनिमल फूड्स हैं तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट के साथ एसोसिएटेड है, उसके कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। और मिनरल्स में से स्पेशली वो मिनरल्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करती हैं और वो मिनरल्स जिनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हाइलाइट करना जो है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे सोडियम, इसको बड़ा हाइलाइट किया जाता है कि इसके अंदर कितना सोडियम है, क्योंकि ये सोडियम का लेवल हाई होना जो है वो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो है उसको प्रमोट करता है। तो इसके बाद फूड के अंदर कुछ अलर्जेंस ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कि जो 1% 2% पॉपुलेशन के लिए जो कि बड़ी सेंसिटिव होती है, उनको प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो अब कुछ फूड कंपोजिशन डेटाबेसेस ऐसी भी इमर्ज हो रही हैं कि जो एलर्जेंस को भी आइडेंटिफाई कर रही हैं, उनकी प्रोफाइलिंग भी कर रही हैं, और उसके साथ-साथ जो फूड के अंदर बायो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? बायो एक्टिव कंपोनेंट्स फूड के वो कंपोनेंट्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स से हट के जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है? तो अगर किसी चीज में जैसे बार्ले है तो उसके अंदर बीटा ग्लूकान, ठीक है, तो ये डाइटरी फाइबर का सोर्स होगा। ठीक? तो इसी तरह डिफरेंट फूड के अंदर टमाटो, लाइकोपीन। तो अब यानी इसके अंदर एडवांसमेंट आ रही है वक्त के साथ साथ कि हम एनर्जी और न्यूट्रिएंट कंटेंट से हट के अब बाकी चीजों की तरफ भी जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। तो बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन के इस वक्त जो न्यूट्रिएंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं उनमें पाकिस्तान में जो डेटाबेस है उसको हम कैसे उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या हम कहाँ पे इस वक्त जो है ना इस फील्ड के अंदर फॉल करते हैं। तो basically these are the resources that provide detailed food composition data। यानी वैसे तो मैं कहता हूँ ना, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन एप्पल के अंदर क्या ऐसी चीज है कि जो डॉक्टर को दूर रखेगी, जो प्रिवेंटिव का काम करेगी, ठीक है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सारी चीज आप लोग समझते हैं। तो कंपोजिशन जब आपको क्लियर होगी, उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग आपको पता होगी, देन यू कैन इजीली कंपेयर विच फूड इज बेटर देन द अदर वन। अभी मैं अगर कहूँ ना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वर्सेस मिल्क, तो अगर मेरा आंसर ये हो कि मिल्क इज बेटर देन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट इज डिफरेंट इन मिल्क, ठीक है, तो फिर हमें उसके लिए इसकी प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट हमें क्या इसका फायदा हो गया कि हमें डिटेल्ड कंपोजिशन जो है ना वो डाटा मिल जाता है न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट चीजों का, और इस डाटा को फिर हम आगे यूटिलाइज करते हैं अपनी मील प्लानिंग के अंदर, मेन्यू प्लानिंग के अंदर, और डिजीजेस की मैनेजमेंट के अंदर। फूड कंपोजिशन टेबल्स प्रोवाइड वैल्यूज फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, एंड सम एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक फाइबर, और इसके साथ साथ सम हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक ट्रांस फैट्स, लाइक सोडियम कंटेंट, एडेड शुगर्स। तो ये सारी चीजें भी अब इसका पार्ट एंड पार्सल बनती जा रही हैं, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज सम बायोएक्टिव कंपोनेंट्स एंड सम एलर्जेंस। Before computer technology, these resources existed in printed tables, with the oldest tables dating back to the early as 19th century। अब आप देखें कि ये कितना पुराना जो है ना वो कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन एक एक तो ये हो सकता है ना कि ये टेबुलेटेड फॉर्म में थे, प्रिंटेड फॉर्म में थे, और दूसरा इनके अंदर क्या कमी हो सकती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम देखे जा रहे थे उस वक्त, कम न्यूट्रिएंट्स जो है वो टारगेट थे, और तीसरा क्या हो सकता है कि लिमिटेड कमोडिटीज जो है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो अब सिचुएशन ये है कि डाटा बेसिस जो है ना ये ग्रेजुअली एक्सपेंड हो रही हैं, और अगर मैं बात करूं यूएसडीए न्यूट्रिएंट डेटाबेस की, या जापानीज फूड कंपोजिशन डेटाबेस की, यूरोपियन फूड कंपोजिशन डेटाबेस की, तो इनके अंदर डेली कमोडिटीज ऐड हो रही हैं। और यूएसडीए ने स्पेशली
किसी भी अगर कोई इंडस्ट्री को फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो पहले उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग करेगी और उस न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग को जो है वो यूएसडीए की डेटाबेस को सबमिट किया जाता है। तो वहां पे जब आप सर्च करें तो आपको दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक न्यूट्रिएंट डेटाबेस वो है जो यूएसडीए वालों ने खुद असेस की है न्यूट्रिएंट्स और उनकी प्रोफाइलिंग की है, और दूसरी न्यूट्रिएंट डेटाबेस कौन से हैं जो कंपनी ने, जैसे मैकडॉनल्ड है, पिज्जा हट है, इन्होंने खुद जो है ना उसको एनालाइज करके उनको स्टफ जो है वो जमा करवाया हुआ है। तो ये साथ इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आइदर दिस इज फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और द सेकेंडरी सोर्स। फूड कंपोजिशन टेबल्स डिफर इन बोथ द डाटा which is available and in the amount of data that is held। यानी एक तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वेरिएशन है, डिफरेंट जो कंपोजिशंस अवेलेबल हैं डेटाबेसेस, और दूसरा इसके अंदर अमाउंट ऑफ डाटा ये भी मैटर कर रहा है। ठीक है, यानी आप कमोडिटीज की बात कर लें कि कितनी ज्यादा कमोडिटीज हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सम फूड कंपोजिशन टेबल्स हैव वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, और कुछ जो है वो सिंपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं और कुछ जो है वो प्रोटीन के बाद जो है वो अमाइनो एसिड की बात भी कर रहे हैं। इसी तरह विटामिन्स, यानी एक जनरल कह देना कि इसके अंदर विटामिन्स कितने हैं, और दूसरा मैसेज क्या हो सकता है कि विटामिन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लाइक इंडिविजुअल कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन, ल्यूटन, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है। देयर आर आल्सो सम स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, और इनकी जैसे हम कहें जी एंटीऑक्सीडेंट्स ही हमने देख रहे हो किस चीज के अंदर कितने हैं, या बायो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो किस चीज के अंदर उनकी कितनी क्वांटिटी पाई जाती है। तो ये मजीद एडवांसमेंट कह लें। तो जो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज हैं वो अब बेसिक न्यूट्रिएंट डेटाबेसेस से निकल के एक स्टेप आगे जा चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल यूरो FIRE बेसिस डेटाबेस, इसी तरह यूएस आइसोफ्लेवन डेटाबेस। यूएसए जो है ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सोयाबीन का, प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर, और सोयाबीन को इन्होंने बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो डेवलप की हुई हैं और इसको कंटिन्यूसली ये प्रमोट करते हैं ग्लोबली। तो इसके लिए अब आइसोफ्लेवन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है सोयाबीन का, इसको हाईलाइट करने के लिए भी इन्होंने एक डेटाबेस जो है डेवलप की हुई है। इसी तरह फ्रेंच फिनोल एक्सप्लोरर डेटाबेस, जिसमें आपको फिनोलिक कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज की नजर आएगी, और इसमें ग्रेजुअली ये कमोडिटीज का एडिशन जो है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी क्वांटिटी जो है उसको नंबर को जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड भाई, उनका भी फूड कंपोजिशन डेटाबेसेस है, और इसमें ऑलमोस्ट 935 फूड आइटम्स हैं। ठीक है, अभी हम पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बहुत लोअर लेवल पे हैं। ठीक है, हमारा डाटा जो है वो बड़ा लोअर साइड पे है और पुराना भी है। इसी तरह यूएसडीए की जो फूड कंपोजिशन डेटाबेस है इसमें मोर देन 7500 फूड आइटम्स हैं। तो आप लोग स्पेशली जब रिसर्च वाली फील्ड में आएंगे ना मास्टर लेवल पे, तो आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे भी डेटाबेसेस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेरिएशंस जो हैं वो आती हैं, जिसमें प्रोसेसिंग मेथड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स जो हैं, ग्रोइंग फैक्टर्स जहाँ पे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन ये माइनर बेसिक जो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना किसी चीज की, लेट्स मैं कहूँ चिकपी की कंपोजिशन क्या है, इसमें कितनी परसेंट प्रोटीन होती है, तो ये को बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नजर नहीं आएगी, क्योंकि जेनेटिकली जो है ये जो सेम स्पीशीज है उसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और प्रोडक्शन फैक्टर, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का जो माइनर सा फैक्ट है वो उसमें जरूर होता है। तो इसलिए जिसकी आपको इंफॉर्मेशन अगर ना भी मिले तो आपने उस इंफॉर्मेशन को जो है वो ये यूएसडीए की फूड कंपोजिशन डेटाबेसेस को या स्विट्जरलैंड वाले देख लें। इसके अलावा मैंने तो बहुत सारे कंट्रीज का जो है यहाँ पे जिक्र नहीं किया। FAO की मैं एक आपको वेबसाइट जो है वो बाद में विजिट करवाता हूँ, वहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने रीजन वाइज, कंट्री वाइज जो है वो
डेटाबेसेस के जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से फिर आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। Some databases include wide range of processed foods, कंपोजिट डिशेस, जैसे हम घरों में खाना वगैरह बनाते हैं, जब आप एक सब्जी मिक्स वेजिटेबल ही आप कह लेंगे, जिसमें पीस भी शामिल हैं, जिसमें आपने पोटैटो भी डाला हुआ है, जिसमें आप कैरेट्स भी ऐड कर रहे हैं, टमाटो और अनियन, जिंजर, गार्लिक, तो यू कैन इमेजिन कि जब इस तरह की एक डिश होगी तो उसकी कंपोजिशन जो है वो फिर डिफर करेगी। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस्ड फूड है ना, जिनको आप मील्स या क्यूजीन्स या रेसिपीज कह लें, इनमें प्रेपरेशन का मेथड भी अपना रोल प्ले करता है। जैसे आप एक फूड को डीप फ्राई करते हैं तो फ्राइड फूड की कंपोजिशन बदल जाएगी उस फूड की निस्बत जिसको आप बेक करते हैं, रोस्ट करते हैं या ब्रोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मे बी इसमें फैट का कंटेंट जो है वो अब ज्यादा हो जाए। तो डिफरेंट जो कुकिंग मेथड्स हैं ये भी रेसिपीज के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो काज करते हैं। इसलिए अगर मैं यही कहूँ ना कि पाकिस्तान में हम देखना चाहते हैं कि जो चने बनाए जाते हैं एज अ ग्रेवी, तो क्या उसकी कंपोजिशन सेम है? तो वो उसमें डिफरेंस आने शुरू हो जाएंगे। जब हम डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे तो वहां पे थोड़ी बहुत जो कुकिंग की वेरिएशन आएंगी वो, तो ये बड़ा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपकी एक डेटाबेस बन भी जाती है तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको अपडेट करते रहना चाहिए, और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड जो है ना वो शामिल करनी चाहिए। अब प्रोसेस फूड का जो मैं बात कर रहा था, जैसे यूएसडीए ने ये प्रोसेस किया है कि वो इंडस्ट्री को उन्होंने बाउंड कर दिया है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उस प्रोडक्ट की आप न्यूट्रिएंट को फाइलिंग करके यूएसडीए को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह उनका एक जो बर्डन था वो भी उसको बांटा गया है, और दूसरा जो कह लें कि इसके अंदर जो है वो प्रॉम्प्टली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाती है। अभी आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में जाते हैं तो वहां पे हम सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के पिज्जाज की बात करते हैं, फ्लेवर्स की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं आए कि आप उसकी ना कंपोजिशन की बात करें कि फलां टाइप का फलां फ्लेवर का पिज्जा जो है वो कैलोरीज कितनी इम्पोर्ट कर रहा है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कौन कौन से अवेलेबल है। लेकिन ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका डिसिप्लिन फ्लोरिश करेगा, ये चीजें जो है ना इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। यूके फूड कंपोजिशन डाटा बेसिस जो है उसमें जैसे बेकन, यानी आप गोश्त की बात कर लें, वो रॉ फॉर्म में भी उसकी कंपोजिशन अवेलेबल है, ड्राई फ्राइड भी अवेलेबल है, ग्रिल्ड भी अवेलेबल है, ग्रिल्ड क्रिस्पी भी अवेलेबल है, और माइक्रोवेव भी अवेलेबल है। तो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स। अच्छा, जो अब डाटा अवेलेबल है डिफरेंट डाटा बेसिस के अंदर, इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर एस्टिमेशंस, एस्टिमेटेड वैल्यूज हो सकती हैं, और एग्जैक्ट जो है ना अगर कोई रिसर्चर है तो उसको एनालिसिस करके मजीद इस पे काम करके इनको प्रूव करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए। अब वेरिएशन जो है वो क्या रीजंस हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं? अगर हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो उसमें सीजन की वेरिएशन हो सकती है, वहाँ पे कल्टीवर या जो वैरायटी यूज की जाती है उसके अंदर वेरिएशन हो सकती हैं, किसी चीज की ब्रांडिंग डिफरेंट हो सकती है, और किसी कंट्री में हो सकता है कि मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर व्हीट फ्लावर की कंपोजिशन के अंदर हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कि जो नेचुरली उसका पार्ट नहीं है, तो दीज आर बेसिकली कंट्रीब्यूटेड बाय द फोर्टिफिकेशन प्रोसेस। बाज दफा एक ये भी लिमिटेशन है, तो एक तो लिमिटेशन ये होगी कि दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट से इनमें वेरिएशन हो सकती है। सेकंड, इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ फूड्स, यानी बाज डेटाबेसेस ऐसी हैं कि जिनके अंदर जो डिजायर्ड हम फूड जो है उसकी कंपोजिशन ढूंढना चाहते हैं वो उसमें से मिस कर रही होती है।
या उसके जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो आपको इसमें मिल रहे होते हैं, लेकिन कुछ की इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे लैग कर रही होती है। तो ये एक सेकंड लिमिटेशन आ गई। अगर आपसे बात की जाए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस विद द फूड कंपोजिशन टेबल्स, इसके अलावा तीसरी लिमिटेशन ये आ जाती है एज ऑफ डाटा, कि वो अपडेट ही नहीं हुई। ठीक है, उन वो काफी पुरानी है और देयर इज नीड कि उनको अपडेट किया जाए, और उसमें मॉडर्न जो एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं, एस्टिमेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके अंदर को अगर वेरिएशंस आ चुकी हैं, ठीक है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल साइंसेस के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि अब न्यूट्रिएंट्स की जो है लिमिट्स जो हैं वो स्पेशली कुछ की फिक्स की गई हैं, तो उस हवाले से हमें एज ऑफ डाटा जो है ना वो भी मैटर करता है। तो जितना कोई डेटाबेस लेटेस्ट होगा, उतनी उसकी वर्थ जो है वो ज्यादा होगी। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो हमारा अभी जो है ना वो हम डेटाबेस की तरफ तो नहीं गए, तो हमारे पास फूड कंपोजिशन टेबल्स फॉर पाकिस्तान के नाम से एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसमें कह लें कि ये 2001 में इसको रिवाइज किया गया। और बेसिकली ये एफर्ट जो थी ना वो NWFP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब जो NWFP है उसको KPK हम बोलते हैं, और यूनिसेफ ने इसमें इंटरनेशनल जो है वो इसमें कोऑपरेट किया था। बाकी कंट्रीज के अंदर भी यूनिसेफ जो है ना उसके कोऑपरेशन से कंपोजिशन टेबल्स या डेटाबेसेस जो है वो डिजाइन हुई हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्लानिंग और डेवलपमेंट सेक्शन है मिनिस्ट्री, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। इसके बारे में अब हम थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। पाकिस्तान में फूड कंपोजिशन टेबल की और ज्यादा इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि हम दुनिया में फिफ्थ या सिक्स्थ नंबर पे जो है ना हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और हमारी पॉपुलेशन इस वक्त मोर देन 220 मिलियन हो चुकी है। यानी इस वक्त हमारी आबादी जो है वो 22 करोड़ को जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट कह लें कि एज सेगमेंट्स हैं, और जेंडर बेस पे भी इसको स्प्लिट किया जा सकता है। पॉपुलेशन इंक्लूड अबाउट 92 मिलियन वुमेन एंड 66 मिलियन चिल्ड्रन। तो इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान एक यंग नेशन है, यंग पॉपुलेशन इसमें जो है वो डोमिनेट करती है, और जेंडर वाइज जो है वो मेल फीमेल ऑलमोस्ट जो है वो 50-50% जो है प्रोपोर्शन इनका हो चुका है। ये पॉपुलेशन जो है इसको वैरायटी ऑफ हेल्थ इश्यूज भी हैं, और इस वजह से कि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो बड़ी लोअर साइड पे है। तो पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ सोसाइटी के सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वेल एफ्लुएंट बोल सकते हैं, जिनको हम खाते पीते घर कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास से जो है वो बिलोंग करती है। सो दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस न्यूट्रिएंट डिस्क्रिपेंसीज। यानी न्यूट्रिएंट डिस्क्रिपेंसी से क्या मुराद है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज भी हैं कुछ सेगमेंट्स के अंदर, और कुछ सेगमेंट्स के अंदर एक्सेसिव साइड भी न्यूट्रिशन की नजर आती है। तो जहाँ पे डेफिशिएंसी है तो उसमें मेजर प्रोपोर्शन है वो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी की वजह से अंडरवेट बच्चे हैं, स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो पाकिस्तान में एनीमिया हाई रेट्स पे है, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज जो है वो स्टैब्लिश्ड है, जिंक की डेफिशिएंसी जो है वो स्टैब्लिश्ड है। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट डेटाबेस नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है पाकिस्तान का 2018, वो रिफ्लेक्ट करता है कि पॉपुलेशन में हायर नंबर जो है ना वो भी इस साइड पे डेफिशिएंसी साइड पे एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ एक डबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का सिनेरियो भी आ रहा है। तो डबल बर्डन ऑफ डिजीजेस किस सेंस में है कि हमारा वेट भी जो है ना एक प्रोपोर्शन 8-10% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो ओवर वेट को टच कर रही है, और फिर जब ओवर वेट आता है तो उसके बाद फिर नॉन कम्युनिकेबल की डिजीजेस जो है ना वो सारी आना शुरू हो जाती है, जिसमें हाइपरटेंशन, जिसमें डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और फिर ऑर्गन फेलुअर जो है ना वो बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, किडनी फेलुअर्स, लिवर की जो ट्रांसप्लांट है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब जब तक हम अपनी न्यूट्रिएंट डेटाबेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें ये नहीं आइडिया होगा कि जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी भी है या वो हमारे लिए नुकसान का बायस बन रहा है।
तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कहता है कि फूड जो है ना वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हर सिटीजन को जो है ना वो फूड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक राइट्स के अंदर जो है ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो कंट्री का लॉ है उसके अंदर ये चीज अवेलेबल है। एक डॉक्यूमेंट है 2025 का विजन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें बात की गई है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉपुलेशन या लोकल्स का राइट टू फूड और न्यूट्रिशन जो है ना उसको इंश्योर करेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बड़ी वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि फूड इज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एवरी शुड हैव एक्सेस टू फूड इन सफिशिएंट, बैलेंस्ड एंड सेफ। तो फूड अवेलेबल ना हो बल्कि अवेलेबिलिटी के साथ उस फूड का सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना, उसका बैलेंस्ड अमाउंट में अवेलेबल होना और उसका सेफ होना, ये हमारा एक और फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा फूड जो है वो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर हलाल की रिक्वायरमेंट है, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो उनके लिए हलाल फूड का इंतजाम होना चाहिए। और फिर इसके अलावा ये लोगों को इस तरीके से अवेलेबल हो कि उनकी डिग्निटी जो है ना वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और जो हमारा विजन है 25 का, उसका जो कह लें कि प्रीएम्बल है उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं।